हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें यहाँ पर क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉल्यूशन में। ठीक है, और सॉल्यूशन में बात करते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। इससे पहले मैं आपको कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस के बारे में बता चुका हूँ, सॉल्युबिलिटी के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम इसके राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करते हैं। क्या होता है राउल्ट्स लॉ, उससे कुछ क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें देखो, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसमें दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर होता क्या है। देखिए, वेपर प्रेशर की हम बात करें तो वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर किसके ऊपर, जो हमारी लिक्विड सरफेस होती है ना। जब आप पानी गर्म करते हैं तो वहां से वेपर्स निकलती हैं, तो वही वेपर्स जो होते हैं फिर से आकर अटैक करती हैं जो हमारी लिक्विड सरफेस होती है, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में समझना है यहाँ पर। मतलब इसमें वोलेटाइल लिक्विड्स ले जाएंगे, उसी के ऊपर डिस्कस होगा। वोलेटाइल लिक्विड्स आपको पता है जो वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, खासकर जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं वहां पर ये दिया हुआ। ओके, तो इसमें हम दो तरह की चीजें पढ़ेंगे। एक तो वो पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, ओके, और एक पढ़ेंगे आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। वो आप जैसे आपने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था ना, वही सब चीजें यहाँ पढ़ेंगे। तो दो तरह के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो हेडिंग डाल देंगे इसमें आप, वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इसकी बात करें तो हम लिक्विड, जैसे कि हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पर ये समझते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। तो देखो, बाइनरी सॉल्यूशंस की हम बात करें, बाइनरी, तो बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको दो सॉल्वेंट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो वोलेटाइल्स होते हैं आपके। ओके, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास दो आपके वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। मान लीजिए उनको आपने उसको हीट किया, मान लीजिए उनका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, मान लो वेपर प्रेशर है एक का मान लेते हैं P1 है। ठीक है, और दूसरे सॉल्वेंट की हम बात करें तो उसका मान लेते हैं वेपर प्रेशर, वो मान लेते हैं आपकी कितना है, P2 है। ठीक है, इनका वेपर प्रेशर है। और इसी तरह से हम मान लेते हैं इनका जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, वो मान लेते हैं कितना, x1 है। या इसको डायनोड भी कहते हैं, है ना, कॉम्पोनेंट 1 के लिए। और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन यहाँ पर मान लेते हैं दूसरे कंपोनेंट के लिए, मान ली 2 है। ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं, उनका हमने यहाँ पर प्रेशर लिया है और यहाँ पर हमने इनका मोल फ्रैक्शन लिया। और इसी तरह से दोनों का, अब देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि मान लीजिए ये जब दोनों हमारे आपके प्रेशर हैं, ठीक है, अब इसमें एक साइंटिस्ट थे हमारे, आपने नाम सुना होगा, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ने ये बताता है कि जो भी हमारा पार्शियल प्रेशर होता है उनका जो टोटल होता है, ठीक है, उनका जो टोटल होता है वो क्या होता है, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, जो उनका टोटल प्रेशर होता है। मतलब ये होता है हमारा कि जो टोटल प्रेशर होता है आपका, वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। ओके, इसी को हम यहाँ पर जो होते हैं आपका P1 मान लेते हैं। मान लीजिए आपका P1 और ये कितना आपका P2 है। ओके, ये किसने बताया था, ये डाल्टन ने बताया था आपका, ये आपने डाल्टन्स लॉ ने दिया था, ये आपको पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये था इसके अंदर। अब इसको मान लीजिए हम आगे सोल्व करें इसको, जैसे कि P1 है, ये हमारा P2 है। ठीक है, अब P1 क्या है, P1 मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, अब आपको याद होगा। अच्छा, एक चीज और, इसमें राउल्ट्स लॉ आता है अब यहीं पे हमारे, राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स ने एक चीज समझाई थी यहाँ पर कि जैसे कि हेनरी लॉ था ना, सेम वही चीज है, बस हेनरी ने तो ये बताया था गैसेस के बारे में, इन्होंने वोलेटाइल कंपोनेंट्स में काम किया। इन्होंने क्या बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है, जो भी वेपर प्रेशर होता है आपके कंपोनेंट से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly
proportional is directly proportional to the mole fraction of the solution। ये मतलब राउल्स ने समझाया था, ठीक है ना। राउल्स ने ये बताया था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ईच कंपोनेंट का जो सोल्यूशन बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। उन्होंने ये बताया था, तो मैंने बताया था कि सेम था, बस थोड़ा सा इनका वेपर प्रेशर रिलेटेड था, गैस रिलेटेड था। तो एक रिलेशन यहाँ बन जाता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बनेगा P1 प्रोपोर्शन टू द x1 के, कंपोनेंट 1 है ना, या P लिख दो, खाली P नॉट x हो जाएगा, ऐसे लिख दो उसको, ठीक है। और यदि हम इसको कांस्टेंट को हटाएं यहाँ से तो कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, नोट कर लें एक बार इसको, ओके। चलिए तो अब इसमें क्या है कि आपका जो P है इसको ये कांस्टेंट को हटा दें इसको हम, तो हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इसको देखिए एक बार। यदि हम इसको हटा देते हैं यहाँ पर तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा P, भाई हमारा ये था P नॉट P1 प्रोपोर्शन टू द x1 के, या P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1 हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन बन जाता है आपका। ये हमारे उसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखें इसको, ठीक है। तो इसमें P1 हमारा हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर हम इसको, ये कंपोनेंट के लिए हो गया आपका, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो याद आएगा सभी को। चलिए आगे देखो इसमें। अब जैसे कि मैंने कहा था कि उन्होंने ये बताया था हमारे जो इसने डाल्टन्स ने कि जो टोटल प्रेशर होता है वो बराबर किसके होता है, P1 प्लस P2 के होता है, ये बताया था उन्होंने, ठीक है। अब इसको हमारा ये रिलेशन है यहाँ पर, तो इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं हम जरा, है ना। ऐसे इसको हो जाएगा P2x2 हो जाएगा, है ना, कंपोनेंट 1 के लिए होगा, कंपोनेंट 2 के लिए हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं P2 नोट, तो इसको अब देखो यहाँ पर इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने के क्या करेंगे हम इसमें, जैसे हमारा x1 है, जैसे हमारा x1 है, अब इसको x1 को आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि x1 दिया हुआ है। अब आपको पता है कि हमारा जो ये दिया होता है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 क्या होता है, ठीक है। या यदि हम इस x1 कर लें यहाँ पर 1 माइनस x2 लिख सकते हैं ना, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं हम, तो 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट x2 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। या P1 नोट, ठीक है, माइनस P1 नोट x2 और प्लस P2 नोट x2 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। या इसको अब ऐसे कर सकते हैं P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट और x2 के, ये हमारा टोटल प्रेशर निकल के आ जाता है, ठीक है। ये हमारा वैसे ये भी हमारा एक फॉर्मूला है यहाँ पर, इसको भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये तभी कंडीशन यूज किया जाता है जब x1 x2 आपको निकालना मतलब उसको दो निकालने पड़ते हैं, P1 नोट और P1 नोट आपको दे रखा होता है ना, उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे। अदरवाइज इसको भी यूज कर सकती है शॉर्ट में, मतलब काफी ज्यादा यूज इसी को किया जाता है कि इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, बस x2 निकालना होता है तो उससे आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो याद रहेंगे ना, एक तो हो गया हमारा P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 हो गया, ओके। या इसको कर सकते हैं आप P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट x2 के। अब इसमें ये क्या है आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टोटल प्रेशर तो हम बताइए, P टोटल हमारा क्या हो गया, P टोटल हो गया हमारा टोटल प्रेशर, ठीक है। और P1 नोट क्या हमारा, P1 नोट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ किसका हो गया, सॉल्वेंट का हो गया, ठीक है। कंपोनेंट जो 1 है आपका, या कंपोनेंट 1 कह सकते हो, कंपोनेंट 1 हो गया, ठीक है, ओके। और ये क्या हो गया P2 नोट हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ये 2 हो गया हमारा, ये आपका 2 हो गया। और x2 क्या हो गया हमारा, ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन। तो ये था हमारा इसके अंदर, तो याद आएगा सभी को, ठीक है। और बात करें यहाँ P1 की, तो P1 हमारा होता है आपका ये वेपर प्रेशर ऑफ किसका हो जाएगा, ये सॉल्यूशन, ये कंपोनेंट जो भी होता है यहाँ पर दिया होता है, तो याद रखेंगे इसको आप, समझ में आ गया सभी को, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट 1 भी कह सकते हो, सॉल्यूशन 1 भी कह सकते हो, तो याद आएगा सभी को। तो इससे क्या करता है, तो इसको आप लिख लें, ठीक है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ इसका, ठीक है। या इसके ग्राफ, इसको पहले ग्राफ को देख लेते हैं एक बार, चलिए एक बार इसका याद आएगा सभी को, नोट कर लें इसको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी दिक्कत हो, उसको मुझसे पूछिए आप, ठीक है, कमेंट्स में लिखिए। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई भी आपको लग रहा है इसमें, तो मुझे बताइए। चलिए देखिए,
अब इसमें एक हम ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ में क्या दिया हुआ है, ग्राफ में जब हम देखते हैं तो इसमें जो, अब जैसे कि अभी ये बताया हमारे राउट्स ने ये बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आपका मोल फ्रैक्शन के होता है। तो ये चीज यहाँ पर है, ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे। चलो देखते हैं इसको भी। मान लीजिए आप यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है आपका, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपको दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका, ये दो कंपोनेंट्स के लिए हम एक साथ दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे दोनों कंपोनेंट्स के लिए। मान लीजिए x1 इतना है, x2 कितना है, 1 मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पर x1 को 1 मान लेते हैं और x2 यहाँ पर 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जब यहाँ पर ये हमारा मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट्स के लिए हो गया, वेपर प्रेशर दो कंपोनेंट्स के लिए। मान लीजिए इस वाले कंपोनेंट की बात करेंगे, इस वाले ये आपका एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम ये कंपोनेंट 1 है और कंपोनेंट 2 मिलाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, ग्राफ हमारा बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। भाई हमें तो वैसे ही पता है स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें जो होता है यहाँ पर कंपोनेंट दूसरा मिलाओगे, धीरे धीरे इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर मिल जाती है दोनों के बीच में, ठीक है। ये वाले, इसको हम यहाँ पर P1 से नोट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही कंपोनेंट 2 की बात करेंगे, इस वाले एक्सिस की बात करेंगे, एक्स वाई। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्या ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट आए तो भी हमें बढ़ेगा, तो ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी कैसे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर सीधा बन जाएगा, वो भी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमारी बन जाएगी, ठीक है। और दोनों को हम जो देखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, हमें टोटल प्रेशर मिल जाता है। और टोटल प्रेशर किसके होता है, आपका टोटल प्रेशर वो बराबर है किसके, P1 प्लस P2 के। मतलब ये हमारा P1 हो गया यहाँ पर और ये हमारा क्या हो गया, P2 हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो ग्राफ के थ्रू भी हमने देखा यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। अब तीसरी बात अगर हम इसके अंदर करें तो बात आती है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैसे होगा। यदि हम मोल फ्रैक्शन की बात करें वेपर फेज में कैसे होगा, कि पानी को बॉयल करें तो वेपर फेज में भी कंडीशंस हमें पता होना चाहिए। तो जो वेपर फेज की हम बात करें, इन वेपर फेज, तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी यहाँ पर रिलेशन रिप्रेजेंट किया जाता है। वो क्या होगा, वो होता है कंपोनेंट 1 की बात करें तो P1 इक्वल्स टू Y1 P टोटल के, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पर बनकर निकल कर आता है हमारा, ओके। याद रखें इसको आप, P1 इक्वल्स टू Y1 P टोटल के। और कंपोनेंट 2 की बात करें तो ये क्या बनेगा, Y2 P टोटल के। ये आपको कंपोनेंट 2 के लिए आता है। तो याद रखें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होता है वो इससे हम इसको निकालते हैं। तो याद रहेगा सभी को, ठीक है। जो हमारा नॉर्मली होता है P1 इक्वल्स टू होता है आपका P1 x1 के होता है ना, P2 इक्वल्स टू P2 नॉट x2 के होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे P1 इक्वल्स टू Y1 P टोटल के और P2 इक्वल्स टू Y2 P टोटल के होता है। तो याद आएगा सभी को। चलिए अब इसका मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे यहाँ पर। चलिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दे रखा है, कौन सा है आपका, ये एग्जांपल 2.5 है। इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 290 केल्विन आर 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 290 Kelvin and mole fraction of each component in vapor phase. तो देखो दो चीजों पूछा है, एक तो आपको वेपर प्रेशर निकालना है पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है, और एक मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। तो अब देखिए रखा है इसमें हमें क्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, इनका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है और इसमें इनका जो है आपका वेट भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो देखो हमारे क्या लिखा है, लिखते हैं आप। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म मतलब हमारे पास क्या है, P1 नोट, इसको हम डिनोट करते हैं, बताया था मैंने आपको। तो वो कितना है 200 mmHg, एक तो ये दिया हुआ हमें, ठीक है। चलिए P2 नोट देखिए, P2 नोट कितना हमारे पास, वो दे रखा है 415 mmHg, एक ये आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए और इसमें आपको वेट देखिए कितना है, W1 कितना दे रखा है आपका, W1 हमारे पास 25.5 ग्राम दिया हुआ है। चलिए W2 देखिए, W2 कितना है 40 ग्राम आपको दिया हुआ है। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकालने तो हमें यहाँ पर इनकी मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। चलिए मोलर मास निकालते हैं। तो M1 कितना हमारे पास, M1 क्लोरोफॉर्म मतलब आपको CHCl3 का आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। जो निकालते हैं तो कितना कार्बन का 12 होता है,
हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन कितना होता है 35.5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो चलिए 13 और ये कितना हो जाएगा 106.5, तो ये हो जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल के। ठीक है, ये हमारे क्लोरोफॉर्म का मोलर मास आ गया। चलिए अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है M2 निकाल लेते हैं। M2 क्या हमारे पास CH2 Cl2 ये दिया हुआ है, चलिए इसको निकालते हैं। तो 12 प्लस 1 2 2 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई 2 आ गया। चलिए कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस कितना 71। चलिए ऐड करो उनको, जो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो M2 हमारा आ गया 85 ग्राम पर मोल के। ऐसे कैसे सभी को। चलिए तो ये सब चीज हमारे पास है। अब यहाँ पर एक तो टोटल प्रेशर निकालना, मतलब वेपर, वो कह रहा है ना कि पूरा सोल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर निकालना है, तो यानी कि आपका टोटल प्रेशर आपको निकालना है यहाँ पर, टोटल प्रेशर आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, टोटल प्रेशर। और एक आपको वेपर फेस नहीं पूछा है, वो मतलब Y1 और Y2 यानी ये मोल फ्रैक्शन पूछा है वो वेपर फेस में। तो ये क्वेश्चन है अब आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे इसका। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना, अभी एक फॉर्मूला बताया था ना, वही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दें। कौन सा था आपका, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू होता है P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट, है ना। और कितना था आपका ये प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट, और ये हमारा X2, ये था हमारा। उससे भी कर सकते हो आप इसको, P1 प्लस P2 से भी कर सकते हो, उसमें जो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास P1 नोट भी है P2 नोट भी है, बस X2 आपको निकालना है। ठीक है, चलो तो X2 निकाल लेते हैं पहले। तो X2 तो आपको पता है होता है किसके बराबर, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे N2 N1 निकालो पहले आप। चलिए निकालते हैं। तो N2 क्या होता है, मोल्स होते हैं। मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास के। चलिए लिखिए यहाँ पे M2 अपॉन में किसका होता है, W2 अपॉन में M2, ये होता है हमारे पास। चलिए W2 कितना हमारे पास 40, और M2 कितना हमारे पास, M2 हमारे पास 70, M2 हमारे पास कितना 85, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 5 7 जा 35। तो 8 को डिवाइड करना 17 से, पॉइंट लगाओ 0, 7 4 जा 68। ठीक है, यहाँ पर 12 जीरो, और ये आपका कितना आएगा 119, यानी कि हो जाएगा 0.47 हमारा N2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक तो हमारा N2 निकल गया। चलिए अब ऐसी तरह से आप N1 निकाल लो। तो N1 निकाल देते हैं भाई, कितना आ जाएगा N1 हमारा, N1 आ जाएगा हमारा W1 अपॉन M1 के। और W1 कितना हमारे पास, W1 हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 25.5, और M1 कितना है, M1 हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 119.5 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सोल्व करें इसको भी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 10, और 5 3 जा 15, और 5 9 जा 45। तो 51 को 239 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए करते हैं, तो पॉइंट लगाओ, फिर 0 2 चल जाएगा, 2 9 जा 18, 2 जा 6 7, 2 2 जा 4, 2 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आपका 3 बच गया। चलिए एक जोड़ लगाते हैं, फिर 1 लगा दो, तो यानी N1 आ गया 0.21, ये हमारी N1 की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब N1 भी आ गया, N2 भी आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब X2 निकाल लो आप। ठीक है, जब X2 निकल जाएगा तो सीधा हम यहाँ पर टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। चलिए तो निकालते हैं। X2 हो जाएगा N2 अपॉन, फॉर्मूला ऊपर लिख ही दिया मैंने, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 कितना हमारे पास 0.47 अपॉन में N1 कितना है, N1 हमारे पास दिया 0.21 और प्लस 0.47। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो 0.47 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 8, और 4 2 6 आ गया। ठीक है, चलिए तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 4 7 को डिवाइड कर दो 68 से। चलिए पॉइंट लगाओ 0, कितना आ जाएगा 6 चल जाएगा ना, 6 8 जा 48, और 6 6 जा 30, 40 आ जाएगा। चलिए 2 बच गया यहाँ पर, 6 बच गया। चलिए एक जोड़ उतार लेते हैं। तो 9 देखे चला के 9 8 जा 72, 7 9 6 जा 54, 7 61 आ गया। तो चल जाएगा, यानी कि 0.69 आ गया आपका। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई मोल फ्रैक्शन। तो हमारे X2 निकल आ गया। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, अब आगे देखो इसमें। चलिए X2 आ गया, बस अब सीधा आप करेंगे, ये जो वैल्यू है सारी चीज हमारे पास है। P1 नोट हमें दिया हुआ है यहाँ पर, P2 नोट भी हमें दिया हुआ है, X2 हमने यहाँ से निकाल लिया, बस सीधा आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दें सारी, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होकर आ जाएगा। चलिए तो करते हैं इसको भी सोल्व। तो चलिए P टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा हमारा, चलो मैं इसको ऊपर करता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। हो गया, चलिए तो इसको सोल्व करते हैं।
तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। P1 नोट हमारा दिया हुआ है 200 और P2 नोट हमें दिया हुआ है कितना 415 और X2 हमें आ गया यहाँ पर 0.69। चलिए चलिए तो देखो भाई वैल्यू पुट करते हैं जरा। टोटल प्रेशर फॉर्मूला भी लिख लो चलो पहले, P2 नोट माइनस P1 नोट X2, ये फॉर्मूला आपके पास, हम वैल्यू पुट करते हैं। तो P1 नोट हमारे पास है 200 प्लस ये कितना है 415 माइनस 200 और X2 कितना हमारे पास 0.469। चलिए सोल्व करना भी कितना आ रहा है 200 और इसको उठाएंगे 215 बचेगा और इसको कर दो 0.69 से मल्टीप्लाई। चलिए दो, अच्छा ये प्लस का है यहाँ पर, इसको प्लस करना आपको, यहाँ पर ये आपका प्लस का दिया तो प्लस कर देंगे इसको आप। तो 2.00148.35 तो 5 3 और 8 4 और 3 आ गया, तो 348.35 mmHg। तो ये हमारा क्या आ गया निकल के, ये हमारा आ गया आपका टोटल प्रेशर। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना था आपको, ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए तो ये तो हो गया टोटल प्रेशर, लेकिन अभी आगे क्या है, आगे पूछा है इसका मोल फ्रैक्शन है y1 और y2 भी निकालना है इसका, ठीक है। तो चलिए y1 भी निकालते हैं इसका। तो वो फॉर्मूला में क्या बताया था आपको, वो बताया था P1 इक्वल्स टू y1 P टोटल के, P टोटल के मैंने आपको बताया था। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए इसको निकालते हैं जरा एक बार। तो देखो इसको हमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, P1 निकालना पड़ेगा आपको, है ना। टोटल प्रेशर आपको ये आएगा हमारा। चलिए तो P1 निकालते हैं। तो P1 क्या होता है, P1 नोट X1 क्या होता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। और P2 क्या होता है, P2 नोट X2 क्या होता है। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे आप, ठीक है। चलिए तो पहले इसको निकाल लेते हैं फिर सोल्व करेंगे हम। तो चलिए देखो भाई इसमें कैसे करेंगे इसको सोल्व जा। तो P1 नोट हमें कितना दे रखा था आपको, P1 नोट हमें यहाँ पे दे रखा है और X1 कितना हो जाएगा, X1 निकाल लेते हैं पहले आप। X1 क्या हमें पता है, X1 प्लस X2 1 क्या होता है, X1 में निकालना है, ये 0.69 आया, कितना हो गया 1 हो गया। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.69, कितना आ गया 0.31 आ गया, हमें X1 की वैल्यू आ गई जो हमने X1 में निकाल लिया। P1 P2 पता है आपको, तो P1 प्लस ये निकाल लो जरा एक बार। चलिए निकाल लेते हैं, तो जरा एक बार निकालते हैं। तो P1 हमारे पास निकालना है, P1 नोट हमें दे रखा है 200 और X1 हमारा आ गया 0.31 आ गया। चलिए 2 0 आ गए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा इतना आपका mmHg आ गया, P1 की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। चलिए अब P2 निकाल लो आप ऐसे। तो P2 हमारा क्या है, P2 नोट है, P2 नोट कितना है 415 है और X2 कितना है 0.69 है। चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बार। 415 को 69 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो कितना जाएगा तुम्हारे पास, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 और 4 13 और ये 37 मल्टीप्लाई 6 5 30 और ये 9 और 6 4 जा 24 5 3 16 8 और 2 मतलब 286.35, ये हमारा इतना mmHg आ गया। तो ये हमारी P2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। देखिए कोई भी डाउट हो उसमें कमेंट में जो लिखें ताकि मैं अपनी जो कमी है उसको दूर कर सकूं, ठीक है। क्योंकि आप बताएंगे हमारे क्यों में, तो आप लोग हमारा आईना होते हो, ठीक है। तो बताना कोई दिक्कत हो, ओके। चलिए तो अब देखो भाई ये आ गया हमारा। चलिए अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसका, ये y1 निकाल लेंगे। चलिए P1 कितना हमारा, P1 हमारा ये आया। चलिए X2 आ गया, y1 आपको निकालना। टोटल प्रेशर हमारा 348.35 आ गया। तो y1 कितना आ जाएगा, 62 को डिवाइड कर दो 348.35 से, ओके। चलिए पॉइंट लगा, 2 0 लगाओ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 6200 को डिवाइड कर दो कितने से, चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको आगे करता हूं सोल्व, ठीक है, हो गया। चलिए तो अब देखो भाई कितना जाएगा, 6200 को डिवाइड कर दो कितने से, 34835 से कर देते हैं। चलिए पॉइंट लगाओ 0, ठीक है, तो हो जाएगा ना। चलिए 1 आ जाएगा, 34835 5 बच गया, 6 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये बचेगा ना आपका। चलिए 3, हाँ ठीक है। चलिए को निकाल लेते हैं, फिर जो लगा दो यहाँ पर। और कितना 9 तो शायद नहीं चलेगा, 8 तक नहीं चला के, शायद 1 चल जाए। तो 8 5 जा 40 है ना, और 8 3 जा 24 28 और 8 8 जा 60 4 2 66 8 4 जा 32 और 6 38,
और ये 27, ज्यादा हो गया, शायद 7 ही चलेगा आपका ना, शायद 7 चल जाएगा, चलो 7 बहुत है इतना। तो यानी कि हमारा जो ये निकल कर आ रहा है आपका यहाँ पर, जो मतलब ये निकल कर आया आपका y1 वो आएगा 0.17, y1 कितना आ गया 0.17 मोल आ गया, ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकल गया आपका वेपर फेज में। ठीक है, चलो अब देखो y2 निकालना वो बहुत आसान है, हमें पता है मोल फ्रैक्शन के लिए क्या कहते हैं, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 1 के होता है। अब हम y2 निकालना है तो कितना गया y माइनस y1 के, तो 1 माइनस 0.17 जब करेंगे तो कितना बचा, कितना बचेगा, ये कर लीजिए आप, 0.17 घटा लेंगे तो 3 बच गया, और यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में से गया 8 बच गया, ये नहीं आ जाएगा 0.83, ये हमारी y2 की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? तो सुन आगे भाई, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना था हमें। ठीक है, तो ये था हमारा राउल्स लॉ। तो ऐसी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, वो आप उस रिलेटेड आप सोल्व करिए। चलो एक एग्जांपल इसका मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, समझ आगे होगा सबको? चलिए इसको इसी सोल्व करेंगे इसका। हो गया? चलो एक एग्जाम्पल मैं इसका आपको समझा देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें हमारा, वो दिया हुआ है आपका इंटरेस्ट का है आपका 2.8, उसको मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, इंटरेस्ट का 2.8। देखिए इसमें क्या है, द वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixtures if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase.